आसमान में बादलों की अटखेलियां शुरू हो चुकी थीं। सांझ धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। डूबते सूरज की सुनहरी आभा कहीं धुंधली पड़ चुकी थी और उसकी जगह गहरे धुएं जैसे बादलों ने ले ली थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन घुली हुई थी, जैसे प्रकृति किसी अनदेखे संकट का संकेत दे रही हो। ये बात थी श्यामगढ़ नाम के एक छोटे और शांत गांव की। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, जिसे कैलाश चलाता था। वही जगह गांव वालों का सबसे पसंदीदा अड्डा थी। खेतों से लौटे किसान हों या गांव के बुजुर्ग, शाम ढलते ही सब वहीं जमा हो जाया करते थे। अरे ओ भाइयों, आज तो लगता है बादल खुलकर बरसेंगे। देखो कैसी तेज और ठंडी हवा चल रही है। लगता है आज रात चाय और गरम पकोड़ों का मजा दोगुना होने वाला है। दुकान के बाहर रखी लकड़ी की बेंचों पर गांव के कुछ लड़के और कुछ बुजुर्ग बैठ चुके थे। दिन भर की उमस और गर्मी के बाद इस ठंडी हवा ने सबको राहत दी थी, इसलिए आज महफिल कुछ जल्दी ही सज गई थी। लोग चाय की चुस्कियों के साथ मौसम की बातें कर रहे थे। तभी दूर धुंधले रास्ते पर एक आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास आने लगी, कैलाश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे देखो देखो कौन आ रहा है। राम राम बाबा, आइए आइए, यहां बैठिए। अब तो महफिल में जान आ जाएगी। वो थे धीरनाथ बाबा, गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति। कहा जाता था कि उन्हें पुरानी गूढ़ विद्याओं, मंत्रों और अनसुनी घटनाओं का गहरा ज्ञान था। गांव में कोई रहस्यमयी घटना होती तो लोग सबसे पहले उन्हीं की सलाह लेने पहुंचते। कैलाश अच्छी तरह जानता था कि अगर बाबा दुकान पर बैठ गए तो थोड़ी ही देर में आधा गांव वहां इकट्ठा हो जाएगा। वजह साफ थी, बाबा के पास कहानियों का ऐसा खजाना था जिसे सुनने लोग दूर दूर से आते थे। और जब उन कहानियों के साथ गर्मा गर्म चाय और भुने हुए चने मिल जाएं, तो शाम यादगार बन जाती थी। धीरनाथ बाबा चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने एक नजर चारों ओर डाली। हर किसी की निगाह उन्हीं पर टिकी थी। सभी इंतजार कर रहे थे कि बाबा अपनी यादों की गठरी से आज कौन सा रहस्य बाहर निकालेंगे। बाबा ने एक गहरी सांस ली, फिर आसमान की ओर देखा, जहां दूर कहीं बिजली चमक रही थी। उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो उठी। उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में बोलना शुरू किया। आज जैसा मौसम है, ठीक ऐसा ही मौसम उस रात भी था। उस वक्त मैं जवान था। अभी अभी मैंने अपनी गुप्त विद्या की साधना शुरू की थी और शायद वही मेरी पहली असली परीक्षा थी। दुकान में बैठे लोग अचानक चुप हो गए। हवा की आवाज भी जैसे डरावनी लगने लगी थी। किसी ने चाय का कप नीचे रख दिया तो कोई अनजाने डर से इधर उधर देखने लगा। उस रात मेरा सामना ऐसी रूहों से हुआ था जिन्हें याद करके आज भी बदन में सिहरन दौड़ जाती है। ये कहते ही दुकान के अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने वक्त को रोक दिया हो। दुकान में बैठे लोगों की आंखें अब पूरी तरह धीरनाथ बाबा पर टिक चुकी थीं। बाहर हवा और तेज हो गई थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में कुछ बोले। धीरनाथ बाबा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा, जैसे बीते समय की धूल हटाकर कोई पुरानी याद फिर से सामने ला रहे हों। उन दिनों गांवों में आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं। शहरों में कहीं कहीं टेलीफोन पहुंच चुके थे, लेकिन गांव अब भी चिट्ठियों के सहारे ही चलते थे। मुझे मेरे एक पुराने मित्र की चिट्ठी मिली थी। उसने मुझे वीरपुर आने के लिए बुलाया था। बहुत जरूरी काम बताया था, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। उन्होंने थोड़ी देर रुककर चाय की एक चुस्की ली। सफर लंबा था और जब मैं उस अनजान रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तब रात काफी गहरा चुकी थी। घड़ी शायद आधी रात पार कर चुकी थी। यह सुनते ही पास बैठा एक युवक अनजाने में कांप गया। उसने अपना गिलास कसकर पकड़ लिया। बाबा ने आगे कहना शुरू किया। वो स्टेशन बहुत अजीब था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे वहां बरसों से कोई इंसान आया ही न हो। पीली धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। प्लेटफॉर्म पर हवा ऐसी घूम रही थी जैसे किसी ने उसे कैद कर रखा हो। धीरनाथ,
बाबा की आवाज धीमी पड़ गई। मैं इधर उधर रास्ता देखने ही लगा था कि तभी पीछे से एक भारी और खुरदुरी आवाज सुनाई दी। ए लड़के, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पलटकर देखा। घने कोहरे के बीच एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने पुराना काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था। आंखें गहरी और अजीब लग रही थी, जैसे कई रातों से सोया न हो। बाहर अचानक बिजली चमकी। दुकान के अंदर बैठे लोग एक पल को सहम गए। क्या तुम्हें पता नहीं, सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन पर कोई नहीं रुकता। यह जगह अब इंसानों के लिए ठीक नहीं रही। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे वीरपुर जाना है, वहां मेरा दोस्त रहता है, उसी ने बुलाया है। बाबा कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखें जैसे फिर उसी रात में खो गईं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर सीना ठंडा पड़ जाए। वीरपुर बेटा, यहां से बाहर जाने का रास्ता अब सिर्फ ऊपर वाला जानता है। इधर देखो, क्या तुम्हें कोई मुसाफिर दिखाई देता है? धीरनाथ बाबा ने कहा कि उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। सचमुच पूरा स्टेशन सुनसान था। मैं यहां सालों से ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऐसी हंसी जिसे सुनकर हिम्मत वाले भी कांप जाएं। मैं तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ जाता हूं। चाय की दुकान में बैठे लोगों के चेहरे उतरने लगे। कैलाश, जो चाय छान रहा था, उसका हाथ भी कुछ पल के लिए रुक गया। फिर आपने क्या किया बाबा? धीरनाथ बाबा ने धीरे से उसकी ओर देखा। मैंने उससे पूछा, आखिर कौन सी आवाजें? उन लोगों की जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। कुछ लोग पटरियों पर कटे, कुछ का कत्ल हुआ। कहते हैं उनकी बेचैन रूहें अब भी यहां भटकती हैं, रात में शिकार ढूंढती हैं। दुकान में बैठे एक बुजुर्ग ने अनजाने में भगवान का नाम लिया। अगर मेरी मानो तो अगली सुबह होने तक यहीं कहीं छिप जाओ, बाहर मत निकलना। जो चीजें इस अंधेरे में दिखती हैं, उन्हें देखकर आदमी जिंदा नहीं लौटता। उस समय मैं जवान था, थोड़ा जोश था और अपनी सीखी हुई विद्या पर भरोसा भी। मुझे लगा वह बूढ़ा आदमी मुझे बेवजह डरा रहा है। इतना कहते ही बाहर आसमान जोर से गरजा और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। स्टेशन मास्टर की बातों को मैंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा वह शायद पुरानी अफवाहों से डरा हुआ आदमी है। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर बने एक पुराने गोदाम पर पड़ी। वह आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसकी छत अब भी सलामत दिख रही थी। मैंने सोचा, इस बारिश में भीगने से अच्छा है कि कुछ देर वहां रुक जाऊं। मैं धीरे धीरे उस गोदाम की तरफ बढ़ने लगा। मेरे जूतों की आवाज़ सुनसान पटरियों पर अजीब तरह से गूंज रही थी। जितना मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था, उतनी ही हवा भारी होती जा रही थी। फिर मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, ऐसी बदबू जैसे कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो। मेरा मन बार बार कह रहा था कि वापस लौट जाओ, लेकिन जिद मुझे आगे ले जा रही थी। जैसे ही मैं उस टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर किसी की परछाई दिखाई दी। अरे, बाहर क्यों भीग रहे हो बेटा? अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। यहां बैठ जाओ, सुरक्षित रहोगे। मैंने देखा, अंदर एक आदमी खड़ा था। उसने धोती और पुराना कुर्ता पहन रखा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे लगा शायद वह कोई चौकीदार होगा, या शायद कोई मजदूर जो बारिश से बचने के लिए यहां रुक गया हो। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरे पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ।
जमीन ठंडी नहीं थी, बल्कि अजीब तरह से गर्म और छिपछिपी थी, जैसे वहां सिर्फ पानी ना हो, बल्कि कुछ और फैला हो। बैठ जाओ बेटा। बाहर इतनी बारिश में कहाँ जाओगे? किस्मत हर किसी को यहां नहीं लाती। गोदाम के अंदर अंधेरा बहुत ज्यादा था। छत से बूंदें टपक रही थीं, दीवारों पर खाई जमी हुई थी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी। बैठो, थोड़ा आराम कर लो। लगता है रात लंबी होने वाली है। मैं उस बेंच पर बैठ गया, लेकिन मेरी छठी इंद्री मुझे बार बार सावधान कर रही थी कि यहां कुछ ठीक नहीं है। तभी उस आदमी ने एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जिसने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। क्यों बेटा? क्या तुम्हें भूत प्रेतों पर विश्वास है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, विश्वास करता हूं, लेकिन डरता नहीं हूं। मेरे इतना कहते ही वह आदमी धीरे धीरे हंसने लगा, लेकिन वह हंसी इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। फिर वह अचानक मुड़ा और गोदाम के अंदर बने एक छोटे अंधेरे कमरे की ओर चला गया। कुछ ही पल बाद वहां से अजीब सी आवाजें आने लगी, चबाने की आवाजें, जैसे कोई हड्डियां तोड़ रहा हो। उस अंधेरे कमरे से आती आवाजें सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी सख्त चीज को चबा रहा हो, और बीच बीच में किसी भारी चीज के टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभाला और ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? अंदर क्या कर रहे हो? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उस कमरे के भीतर से धीमी और भारी हंसी सुनाई दी। इतनी जल्दी डर गए बेटा? अभी तो रात शुरू हुई है। अगले ही पल वह आदमी कमरे से बाहर आया, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा पहले दिखा था। उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। चेहरा सूखा और भयानक हो गया था। उसके दांत असामान्य रूप से लंबे और नुकीले दिखाई दे रहे थे। बूढ़े और सड़े हुए मांस से अब मन भर गया है। कई वर्षों बाद कोई ताजा मेहमान इस जगह आया है। आज रात बड़ा जश्न होगा। अब मुझे समझ आ गया था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वहां कुछ बहुत भयानक था, ऐसा जिसे मैंने अपनी विद्या सीखते समय सिर्फ कथाओं में सुना था। मैं धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। वह मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पैर जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहे हों। दूर रहो, एक कदम और आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। तेरी हिम्मत अच्छी है, पर आज तेरी विद्या और तेरा घमंड दोनों यहीं खत्म होंगे। और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गोदाम की टूटी और फटी हुई जमीन में हलचल होने लगी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। धीरे धीरे जमीन से कई कंकाल जैसे आकार बाहर आने लगे। उन सब के चारों तरफ काली धुंध फैली हुई थी। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे बरसों से मिट्टी में दबे हों। इन्हें देख रहे हो? ये मेरे साथी हैं, जो यहां आए और फिर कभी वापस नहीं गए। अब मैं अकेला था और सामने कई डरावनी परछाइयां खड़ी थीं। पकड़ लो इसे। आज की रात खाली नहीं जानी चाहिए। और तभी वे सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। पकड़ लो इसे। आज बहुत दिनों बाद कोई जिंदा इंसान हमारे बीच आया है। उसकी आवाज सुनते ही बाकी परछाइयां भी अजीब सी आवाजें निकालने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ धीमे धीमे हंस रहे हों। आज रात डर का स्वाद मिलेगा। मैंने खुद को संभाला। मन में एक ही बात थी, अगर डर गया तो शायद सुबह नहीं देख पाऊंगा। मैंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। वहां मेरे गुरु की दी हुई कुछ विशेष वस्तुएं थीं, जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखता था। मैंने मन को शांत किया और अपने गुरु का स्मरण किया। उस अंधेरे और डर के बीच वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। क्या सोच रहा है?
यहां से कोई नहीं निकलता। रुक जाओ, अभी भी समय है। पीछे हट जाओ। अब डर दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब देखता हूं तेरी हिम्मत कितनी देर टिकती है। गोदाम के अंधेरे कोनों से बाकी परछाइयां भी धीरे धीरे और पास आने लगीं। बाबा, आपको डर नहीं लगा? धीरनाथ बाबा हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता बनी रही। डर बहुत लगा था। जो इंसान कहे कि उसे कभी डर नहीं लगता, वह सच नहीं कहता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि डर के बावजूद कौन खुद को संभाल पाता है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मेरे गुरु हमेशा कहते थे, मुश्किल वक्त में सबसे पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि घबराहट इंसान से सही फैसला छीन लेती है। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? अभी तो तुम्हें यहां की असली रात दिखानी बाकी है। धीरे धीरे बाकी परछाइयां भी करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से रास्ता बंद होता जा रहा हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां से बाहर निकलने का रास्ता बहुत दूर नहीं था, लेकिन बीच में वही डरावनी आकृतियां खड़ी थीं। मुझे यहां से निकलना होगा। निकलना? यहां आने वाले लौटकर नहीं जाते। इतनी आसानी से नहीं, रात अभी बाकी है। भागने की कोशिश मत करो। जो यहां आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। उसकी आवाज पूरे गोदाम में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। मैंने खुद को संभाला। डर बढ़ रहा था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि घबराकर गलती नहीं करूंगा। तभी गोदाम की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। क्या ढूंढ रहे हो? यहां कोई रास्ता नहीं है। मुझे यहां से निकलना ही होगा। मैंने मौका देखकर एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे खिड़की की दिशा में बढ़ने लगा। तभी अचानक गोदाम के बाहर कहीं दूर से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही वहां मौजूद सब कुछ पलों के लिए ठहर सा गया। वह रहस्यमयी आदमी अचानक रुक गया। उसके चेहरे का भाव बदल गया। नहीं, यह समय नहीं हो सकता। मुझे लगा शायद यही मौका है। दुकान के अंदर बैठे लोगों की धड़कनें अब तेज हो चुकी थीं। धीरनाथ बाबा ने गहरी सांस ली और कहानी को आगे बढ़ाया। जैसे ही बाहर से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, गोदाम के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। वह रहस्यमयी आदमी कुछ पल के लिए ठिठक गया था। उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखाई दी। मुझे समझ नहीं आया कि वह आवाज सच में किसी ट्रेन की थी या फिर किसी और चीज का संकेत। लेकिन मैंने सोचा, अगर बचने का कोई मौका है तो यही है। अब नहीं रुका तो शायद कभी नहीं निकल पाऊंगा। उन्होंने धीरे से अपने दोनों हाथ भींचे। मैं पूरी ताकत से उस टूटी हुई खिड़की की ओर भागा। मैंने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह खिड़की से बाहर निकल गया। बाहर कीचड़ था, लेकिन खुली हवा महसूस होते ही लगा जैसे जान में जान वापस आ गई हो। लेकिन असली हैरानी तो बाहर आकर हुई। वह स्टेशन, जो कुछ देर पहले डरावनी पीली रोशनी से भरा था, अब लगभग उजाड़ दिखाई दे रहा था। कई लाइटें बुझ चुकी थीं। प्लेटफॉर्म पहले से भी ज्यादा सुनसान था। दूर कहीं फिर हल्की सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद स्टेशन मास्टर मदद कर सके, इसलिए मैं भागते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ा। लेकिन वहां पहुंचकर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। दुकान के अंदर बैठे लोग अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। हवा कभी तेज चलती, कभी अचानक थम जाती। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी धीरनाथ बाबा की कहानी सुन रहा हो। धीरनाथ बाबा ने धीरे से गला साफ किया और आगे बोलना शुरू किया। मैं तेजी से स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर भागा। मेरे कपड़े कीचड़ से भर चुके थे। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन मन में बस एक ही उम्मीद थी, शायद वह आदमी मेरी मदद कर दे। लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे के पास पहुंचा, मेरे कदम अचानक रुक गए। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी।
लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई नहीं। कुर्सी खाली थी, मेज पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई सालों से किसी ने कदम ही ना रखा हो। मैं धीरे धीरे अंदर गया। वहां एक पुरानी रजिस्टर जैसी किताब पड़ी थी। उसके पन्ने पीले हो चुके थे। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरी नजर एक पुराने नोट पर पड़ी। इस स्टेशन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। यहाँ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं और कर्मचारियों की लगातार गुमशुदगी के कारण सभी सेवाएं स्थायी रूप से समाप्त की जाती हैं। मतलब वह स्टेशन बंद था? हाँ, और सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर बहुत पुरानी थी। उसमें स्टेशन का पूरा स्टाफ खड़ा था और उनमें वही आदमी भी था जिससे मेरी बात हुई थी। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी और उसी के साथ एक नोट। स्टेशन मास्टर रमाकांत का निधन आंधी और हादसे में लगभग 18 वर्ष पहले। अब मुझे समझ आ चुका था कि रात में मुझसे बात करने वाला इंसान नहीं था। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। दरवाजे के पास वही स्टेशन मास्टर खड़ा था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा और ज्यादा पीला लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। मैंने तुम्हें रोका था, फिर भी तुम वहां चले गए। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन अब उसमें डराने के बजाय अजीब सी चेतावनी महसूस हो रही थी। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा इंसान है या कुछ और। तुम कौन हो? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसे इस जगह ने कभी जाने नहीं दिया। वह गोदाम कई सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जो वहां फंस गया, वह कभी वापस नहीं आया। मैंने उससे पूछा, अगर तुम जानते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बचाया? कई लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मानता नहीं। तुम भी नहीं माने। उसकी आवाज में पछतावा था। बाहर दूर कहीं फिर वही सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। उसने अचानक मेरी ओर देखा, जैसे जल्दी में हो। सुनो, सूरज निकलने वाला है। जैसे ही सुबह होगी, यहां की ताकत कम पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त निकलना होगा। मैंने उससे पूछा, लेकिन जाऊं कैसे? पुरानी पटरियों के साथ साथ चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। काफी देर चलने के बाद आखिरकार मुझे दूर एक छोटा गांव दिखाई दिया। वहीं जाकर मेरी जान में जान आई। जब मैं महेश के घर पहुंचा और रात की पूरी बात बताई, तब उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम उस पुराने स्टेशन पर रुके थे। वहां तो सालों पहले भयानक हादसा हुआ था। उसके बाद से वह जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लोग कहते हैं रात होने के बाद वहां कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो इंसान नहीं होती। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती। बस बाबा, आज की कहानी के बाद तो नींद नहीं आने वाली। डर हमेशा बुरी चीज नहीं होता, कभी कभी वही इंसान को बचा भी लेता है। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे उठे और अंधेरे रास्ते की ओर चल पड़े। आसमान अब साफ हो चुका था, लेकिन उस वीरान स्टेशन और पुराने गोदाम की कहानी श्यामगढ़ के लोगों के दिलों में बहुत समय तक जिंदा रही।